हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज से हम ना पॉलिटी की घटना चक्र स्टार्ट करेंगे, जनरल स्टडीज़ प्रीव्यू। तो इसमें हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुए हैं इंडिया में, जो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुए हैं ना, वो दो फेजेस में हुए हैं। जो फर्स्ट फेज था वो था हमारा कंपनी रूल और सेकंड फेज था ब्रिटिश क्राउन रूल। जो कंपनी रूल था ना वो 1773 से 1853 तक का था, और क्राउन रूल जो था जब हमारा रिवॉल्ट ऑफ 1857 हो गया था, उसके बाद क्या हुआ था कि ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने अंडर कर लिया था। तो वो स्टार्ट होता है हमारे 1858 से हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक। अब इसकी थोड़ी सी हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ था, इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो हम देख लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे ना, गवर्नर ऑफ बंगाल थे, उनको बना दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने थे, वो थे वॉरेन हेस्टिंग। पहला पॉइंट ये है। दूसरा जो क्या बोलते हैं, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज थी वो इसके अंदर सबस्यूम कर दी गई थी, और गवर्नर जनरल जो है उनको 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी गई थी, जो उनको असिस्ट करेगी मिलिट्री और नॉन मिलिट्री डिसीजंस के लिए। इसके अलावा गवर्नर जनरल जो है वो वोट कर सकता है ओनली इन केस ऑफ टाई में, ठीक है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था फोर्ट विलियम इन कलकत्ता में 1774 में, ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसने स्ट्रेथन किया था कंट्रोल ओवर कंपनी थ्रू कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, वहाँ पे इस्टेब्लिश किए गए थे, जो कि रिपोर्ट देंगे रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स पे। सेकेंड हमारा इंपॉर्टेंट एक्ट है वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में क्या हुआ था, यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दो बॉडीज़ बना दी गई थी। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ को देखती, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो कमर्शियल पर्पज़ को देखती। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है उसमें 6 पीपल्स होते थे, तो यहाँ से डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट हो गया था। फिर एक्ट ऑफ 1786, इसमें क्या हुआ था, जो गवर्नर जनरल थे उनको पावर दी गई थी कि वो ओवर रूल कर सकते हैं किसी भी काउंसिल मैटर ऑफ इम्पोर्टेंस, जो भी सेफ्टी, पीस या इंटरेस्ट से रिलेटेड होगा उसको ओवरराइड कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नर जनरल जो थे उनको पावर दे दी गई थी कमांडर इन चीफ की, और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे जिन्होंने पावर इंजॉय की थी वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1793। इसमें क्या हुआ था कि जो कंपनी की मोनोपोली थी ना, चार्टर एक्ट 1793 में कंपनी की मोनोपोली को 20 ईयर्स के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया था। और चार्टर एक्ट 1813 में क्या किया गया था, चार्टर एक्ट 1813 में पहली बार 1 लाख रुपीज़ पर ईयर स्पेंड करने की बात की गई थी एजुकेशन के लिए इंडियंस के। उसके अलावा इसने इट एंडेड द, यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर मोनोपोली जो है वो एंड कर दी गई थी, ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की, सिर्फ 2 जगह को छोड़कर, ट्रेड ऑफ टी एंड ट्रेड विद चाइना। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1833। इसमें जो ट्रेड मोनोपोली थी वो कम्प्लीटली अबॉलिश कर दी गई थी, और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी, वो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको बना दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बने थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके अलावा एक लीगल मेंबर अपॉइंट किया गया था 4 मेंबर की काउंसिल में, और जो फर्स्ट लीगल मेंबर थे वो कौन थे, मैकले। फिर चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूटिव फंक्शन और लेजिस्लेटिव फंक्शन को अलग कर दिया गया था गवर्नर जनरल की काउंसिल में, और इसने इस्टेब्लिश किया था इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर लॉ मेकिंग के लिए। और यहीं पर इंट्रोड्यूस किया गया था ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम फॉर सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब हम इन पे बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द प्रोविजन वॉज मेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। जो सुप्रीम कोर्ट है कलकत्ता में स्टैब्लिश किया गया था 1774 में, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू। और जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे, फर्स्ट चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के, उनका नाम था सर एलिजा इम्फे। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सर एलिजा इम्फे। नेक्स्ट है हमारे पास, विद द रेफरेंस टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा वॉज एस्टेब्लिश बाय रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। यस, ये बात सही है। नेक्स्ट है, लेमेस्टर वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिस कोर्ट। ये गलत है, अभी हमने ऊपर पढ़ा है। वो कौन थे, सर इम्फे, वो थे हमारे सर एलिजा इम्फे। तो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, फर्स्ट ओनली। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर मैच करना है, एक तरफ हमें प्रोविजंस दिए हुए, दूसरी तरफ हमें एक्ट दिए हुए हैं। तो अभी हमने पढ़ा था ना कि स्टैब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को 2 पार्टी डिवाइड कर दिया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था पॉलिटिकल अफेयर्स को देखना, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम था जो भी कमर्शियल अफेयर्स थे। तो यहाँ पर हो जाएगा
इसका 1। अगला है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो कब किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। उसके बाद परमिशन जो दी गई थी मिशनरीज़ को कि वो भेज सकते हैं, इंग्लिश जो है मिशनरीज भेज सकते हैं क्रिश्चियन मिशनरीज, ताकि वो वेस्टर्न एजुकेशन वगैरह को और क्रिश्चियंस को मतलब वो करें। तो वो था चार्टर एक्ट 1813 में। और जो लॉ मेंबर अपॉइंट किया गया था 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वो लॉर्ड मैकॉले थे, और वो कब किया गया था? चार्टर एक्ट 1833। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। यस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन ऑफ इंडिया। इसमें से किसने इंग्लिश एजुकेशन ऑफ इंडिया को इंट्रोड्यूस किया था? चार्टर एक्ट 1813, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ओरिएंटलिस्ट एंड इंग्लिश कंट्रोवर्सी। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन सही हैं। चार्टर एक्ट 1830, जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ओरिएंटलिस्ट एंड इंग्लिश कंट्रोवर्सी। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ईस्ट इंडिया कंपनी डिस्करेज ओरिएंटल एजुकेशन सिस्टम एंड प्रमोट वेस्टर्न एजुकेशन। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, वो डिस्करेज करती थी, वो नहीं मानती थी ओरिएंटल एजुकेशन सिस्टम को, मतलब इतना वो फोकस नहीं करती थी, वो वेस्टर्न एजुकेशन को ज़्यादा प्रमोट करती थी। चार्टर एक्ट 1813 में उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए भी डिसाइड किया था कि वो 1 लाख रुपीज़ एवरी ईयर इन्वेस्ट करेंगे। और 1823 में जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन कंस्टिट्यूट की गई थी, विच हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी टू ग्रांट 1 लाख रुपीज़। ओरिएंटलिस्ट इंग्लिश कंट्रोवर्सी वॉज कंट्रोवर्सी, और जो ओरिएंटलिस्ट इंग्लिश कंट्रोवर्सी थी वो कंट्रोवर्सी थी जिसके जो रिगार्डिंग नेचर ऑफ एजुकेशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज टू इम्पार्ट अ लोकल पॉपुलेशन इट्स टेरिटरी। H.T. प्रिंसेप और डॉक्टर H.H. विल्सन जो से सपोर्ट करते थे ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन को, और एंग्लिस्ट वर लेड बाय चार्ल्स, और जो एंग्लिस्ट को सपोर्ट करते थे वो थे चार्ल्स ट्रेवलन, जो कि एडवोकेट करते थे कि इम्पार्टिंग वेस्टर्न एजुकेशन होनी चाहिए और इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। ड्यूरिंग रूल ऑफ गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जब लॉर्ड विलियम बेंटिंग का रूल आया 7 मार्च 1835 को, प्रपोजल आया लॉर्ड मैकुले का, जो एक्सेप्ट कर लिया है कि इंग्लिश लैंग्वेज वॉज एक्सेप्टेड द मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए इंग्लिश मीडियम लैंग्वेज जो है वो यूज़ की जाएगी। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? बाय विच एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट हैड एबॉलिश मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड इन इंडिया एक्सेप्ट टी एंड चाइना। कह रहे कौन से एक्ट में था ना कि ट्रेड, और उन्होंने मोनोपोली खत्म कर दी थी, पर ट्रेड और चाइना के साथ कंटिन्यू थी, वो था चार्टर एक्ट 1813 में, और चार्टर 1833 में फिर कंप्लीटली उन्होंने एबॉलिश कर दी थी। तो एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है विच एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एबॉलिश, नेक्स्ट है विच एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया। रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1813 और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर चार्टर एक्ट 1813 होगा। उस टाइम पे ट्रेड मोनोपोली तो खत्म कर दी गई थी, बट अभी भी टी और चाइना के साथ थी। अगर यहाँ पर बोलते हैं ना कि ट्रेड मोनोपोली कंप्लीटली एबॉलिश, तो हो जाता चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्टर एक्ट 1813। अब यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दी है। इट एडेड ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना, ये ठीक है। इट एजर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय कंपनी, ये भी ठीक है। द रेवेन्यू ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये गलत है क्योंकि चार्टर एक्ट 1850 सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली। नेक्स्ट है हमारा ट्रेड मोनोपोली होके, विच एक्ट वॉज द फर्स्ट टाइम मेड इट पॉसिबल फॉर इंडियंस टू टेक सम शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री। चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ये हुआ था चार्टर एक्ट 1833 में पहली बार कि इंडिया जो है वो लेगा कुछ शेयर एडमिनिस्ट्रेशन में देयर कंट्री के। अब यहाँ पे कुछ इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। सेक्शन 87 वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन था चार्टर एक्ट 1833 का। इसने बताया था कि नो पर्सन ऑफ इंडिया और क्राउन वुड बी डिबार्ड फ्रॉम एनी पोस्ट और सर्विस अंडर द कंपनी ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, डेसेंट और कलर ऑफ एनी ऑफ देम। सब्सिक्वेंटली सेक्शन 87 ऑफ द एक्ट 1833 बिकेम द फाउंडेशन फॉर डिमांड ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द पॉलिटिकल मूवमेंट। तो ये था हमारा अभी तक हमने जो पढ़ा, ये क्वेश्चन आए थे हमारे कंपनी रूल पे। अब हम पढ़ेंगे आगे एक्ट पास अंडर द ब्रिटिश क्राउन रूल 1858 से 1947। तो हम पढ़ते हैं एक्ट पास अंडर द ब्रिटिश क्राउन 1858 से 1947। इसमें क्या था? ब्रिटिश क्राउन डिसाइडेड टू एज्यूम, ब्रिटिश क्राउन ने डिसाइड किया था सोवरेनिटी ओवर इंडियन फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। यहाँ पर क्या था, जो पोस्ट ना गवर्नर जनरल की उसे रीनेम कर दिया गया था वाइस रॉय ऑफ इंडिया से, और डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होते थे वाइस रॉय ब्रिटिश क्राउन के। लॉर्ड कैनिंग जो है वो फर्स्ट वाइस रॉय बने थे। उसके अलावा जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है ना, इसको खत्म कर दिया गया था और एक नई पोस्ट बनाई गई थी जिसको नाम दिया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट।
और ये इनमें इसके पास 15 मेंबर्स की काउंसिल थी जो इनको असिस्ट करती। ही रिसीव द उसके अलावा उनको पावर मिली थी। सो लॉन्ग इंजॉय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। द काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज टू बी एडवाइजरी इन नेचर। जो काउंसिल बनाई जाएगी इंडिया में वो एडवाइजरी होगी नेचर में। मोस्ट ऑफ द केसेज इनिशिएटिव्स एंड फाइनल डिसीजन रिमेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। फाइनल डिसीजन किसके पास होगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास होगा। फिर आया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में क्या था कि इसने इनिशिएट करेगा पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स इन लॉ मेकिंग प्रोसेस। इसने बोला था कि इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे किसमें? लॉ मेकिंग प्रोसेस में। इसके अलावा ये एक्ट जो है रिस्टोर करेगा लेजिस्लेटिव पावर, अमेंडिंग लॉ प्रोविंसेस ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे। जो ले लिया था ना हमने, जो हमारा सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से, अब उन्होंने दोबारा से डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था, प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। द पावर एक्ट वाइसरॉय टू इशू। उसके अलावा यहाँ पर एक पावर और दी गई थी, वो था कि ये जो एक्ट था ना इंडियन काउंसिल एक्ट, ये एम्पावर कर रहा था कि वाइस रॉय को कि वो इशू कर सकता है ऑर्डिनेंसेस इन केस ऑफ एमरजेंसी विच आर नॉट रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 6 मंथ, लेकिन वो सिर्फ 6 मंथ के लिए होगा। नेक्स्ट था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसने इंक्रीज किया जो भी नॉन ऑफिशियल मेंबर थे सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में और मेंटेन करा ऑफिशियल मेजॉरिटी इन देम। द इंडियन मेंबर वर ग्रांटेड द रिस्क टू आस्क क्वेश्चन एंड डिस्कस। इसके अलावा जो इंडियन मेंबर्स थे ना उनको ग्रांट कर दिया, उनको राइट दे दिया गया था कि वो आस्क कर सकते हैं क्वेश्चंस या डिस्कस कर सकते हैं बजट लेजिस्लेटिव काउंसिल में। उसके अलावा इस एक्ट ने बताया, इस एक्ट ने प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन भी डाला था, लेकिन जो इलेक्शन था ना वो लिमिटेड लोगों के लिए था। तो वर्ड इलेक्शन जो है वेरी केयरफुली अवॉइडेड, लेकिन यहाँ पे इलेक्शन वर्ड यूज़ नहीं किया गया था, मतलब यूज़ नहीं किया गया था। इलेक्शन स्टार्ट हो गया था लिमिटेड फॉर्म में, लेकिन इलेक्शन वर्ड को यूज़ नहीं किया गया था। नेक्स्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसे कई बार मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। मॉर्ले जो थे वो ब्रिटिशर्स थे और मिंटो जो थे वाइस रॉय ऑफ इंडिया थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइस रॉय ऑफ इंडिया। इट प्रोवाइडेड फर्स्ट टाइम एसोसिएशन ऑफ इंडियंस एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाइस रॉय एंड गवर्नर। इसने पहली बार एसोसिएशन बनाया था जिसमें वाइस रॉय और गवर्नर होते थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो बिकम पहले इंडियन थे जिन्होंने ज्वाइन की थी वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इससे पहले जो वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी ना उसमें कोई भी इंडियन मेंबर्स नहीं होते थे, बट फर्स्ट टाइम इंडियंस को इंक्लूड किया गया और वो फर्स्ट मेंबर जो थे वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ही वॉज अपॉइंटेड, उनको अपॉइंट किया गया था लॉ मेंबर। जो फंक्शन और साइज था लेजिस्लेचर का बोथ सेंटर एंड प्रोविंसेस उसको बढ़ाया गया था। जो मेंबर थे काउंसिल के उनको राइट दिया गया था कि अभी तक उनके पास राइट था कि वो बजट को डिस्कस कर सकते हैं, वो बजट के साथ साथ सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते थे। और जो एक्ट था ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस एक्ट ने ना सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था फॉर मुस्लिम के लिए, और लॉर्ड मिंटो को इसलिए कहा जाता है फादर ऑफ कॉम्युनल इलेक्टोरेट। उसके बाद बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है उसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू क्लेम्स फॉर्म रिफॉर्म। ये जो एक्ट है पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम आया था यहाँ पर, इसने अडॉप्ट किया था डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम को। प्रिंसिपल जो था ना कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन का उसको एक्सटेंड कर दिया था। अब यहाँ पर सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, यूरोपियन और एंग्लो इंडियंस को भी ऐड कर दिया गया था। यहीं पर ऐड किया गया था बाई कैमरलिज्म एट सेंट्रल लेवल। इसने सेपरेट करा था सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को अलग कर दिया था। बाई कैमरल सेंट्रल लेजिस्लेचर जो था अब वो बना सकता था लॉ फॉर होल ब्रिटिश इंडिया। इसने इंट्रोड्यूस किया था डायरकी इन प्रोविंसेस में डायरकी इंट्रोड्यूस करी थी। और जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे ना उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है यहाँ पर यूज़ की गई थी, यहीं से स्टार्ट हुआ था रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का प्रोसेस। अंडर दिस एक्ट जो कमीशन था वो 10 ईयर्स के लिए रिव्यू करेगा, जो भी क्या बोलते हैं उसने एक्ट पास किए होंगे प्रेजेंट रिपोर्ट देगा। 1927 2 साल के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस करेगा 7 मेंबर स्टेचुरी। उसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस करी थी 7 मेंबर की स्टेचुरी कमीशन, से साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ साइमन, जो कि रिपोर्ट अपनी सबमिट करेगा ऑफ इंडिया अंडर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। द कमीशन वॉज हैंस कॉल्ड साइमन कमीशन। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसकी प्रोविजंस क्या क्या थे? एक तो यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था ऑल इंडिया फेडरेशन, जिसमें प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट यूनिट थे। उसके अलावा इसने इंट्रोड्यूस की थी डायरकी सेंटर पे। जो प्रोविंसेस में डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी उसको इसने अबॉलिश किया था, ख़त्म किया था, और डायरकी को इंट्रोड्यूस कर दिया था सेंटर में। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था ताकि वो कंट्रोल कर सके करेंसी और क्रेडिट ऑफ द कंट्री। इसके अलावा प्रिंसिपल जो था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का उसको और भी एक्सटेंड किया गया, और अब किसको दे दिया गया? शेड्यूल कास्ट, वुमेन और लेबर्स को भी दे दिया गया। फेडरल कोड भी स्टैब्लिश किया गया था 1937 में। इस एक्ट ने सेपरेट किया था बर्मा को ब्रिटिश इंडिया से, इस्टेब्लिश 2 प्रोविंसेस सिंध और उड़ीसा। और इसके अलावा इसने इस्टेब्लिश की थी 2 प्रोविंसेस, वो कौन कौन सी थी? सिंध और उड़ीसा। और इसके अलावा इंट्रोड्यूस किया गया था बाई कैमरलिज्म। इंट्रोड्यूस तो पहले ही हो गया था, अब 11 में से 6 प्रोविंसेस में बाई कैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था।
नेक्स्ट है हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जिसने डिक्लेयर किया था कि इंडिया जो है एक इंडिपेंडेंट और सोवरेन नेशन होगा 15 अगस्त 1947। इसने जो ऑफिस ऑफ वाइस रॉय था उसको एबॉलिश कर दिया था और गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया था ईस्ट डोमिनियन के लिए। इसने ड्रॉप कर दिया था टाइटल एम्परर ऑफ इंडिया रॉयल टाइटल ऑफ किंग ऑफ इंग्लैंड से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब हम इन पे बेस कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 and choose the correct option. As a result of this act, total number of executive council of governor general became 7. For legislative work, number of additional members could be minimum 6 and maximum 12. No differentiation was made between state and central subject. तो इसमें जो हमारा फर्स्ट है वो गलत है, ये 7 नहीं 5 मेंबर्स थे, बाकी सेकंड और थर्ड सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, रीड तो इसका एक बार एक्सप्रेशन देख लेते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, यहाँ पर क्या हुआ था, वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी वो एक मिनिस्टर कैबिनेट के फॉर्म में रन करती थी, पोर्टफोलियो सिस्टम था यहाँ पर। और जो 5 मेंबर्स थे यहाँ पर 7 नहीं 5 मेंबर्स ने असाइन किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, फाइनेंस, लॉ, होम एंड मिलिट्री एज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शन। उसके बाद 1874 में 6 मेंबर जो है ऐड किए गए थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के लिए। और जो लेजिस्लेटिव वर्क था ना, वहाँ पर कुछ एडिशनल मेंबर्स जो थे डिटरमाइन किए गए थे, जिसमें मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12 हो सकते थे, जो नॉमिनेट किए जाते थे वाइस रॉय के थ्रू एटलीस्ट 2 साल के लिए। और एटलीस्ट हाफ ऑफ द एडिशनल मेंबर जो थे ना वो नॉन ऑफिशियल होंगे। और यहाँ पर कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं था सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट with respect to the Indian Council Act 1892, choose the correct option. It was implemented 20 June 1892. Out of total 24 member, 5 were non-government member. Member were given right to ask supplementary question. तो यहाँ पर है ऑप्शन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसका आंसर नहीं दिया गया है, इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था इंडियन काउंसिल 1892, और यहाँ पर रॉयल एसेंट मिल गया था 20 जून 1892 को, वॉज कमेंस 3 फरवरी 1893। तो पहला ऑप्शन तो सही है, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। उसके बाद अगला कह रहे हैं कि द नंबर एडिशनल मेंबर इलेक्टेड गवर्नर जनरल काउंसिल वॉज इंक्रीज मिनिमम 10 टू मैक्सिमम 16, 10 से मैक्सिमम 16 तक था। और ये जो एडिशनल मेंबर्स थे ना, एटलीस्ट हाफ जो थे वो होने चाहिए नॉन ऑफिशियल। As per rule, this act in this additional 6 were official and 10 were non-official. In non-official member, both Indian and European are included. जो non-official तो उसमें Indian भी होते थे, वो यूरोपियन भी होते, तो स्टेटमेंट सेकंड भी रॉन्ग हो गई। उसके बाद इस एक्ट में ना राइट था कि वो डिस्कस कर सके बजट को, बट मेंबर वर नॉट गिवन राइट टू, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का राइट नहीं था, सिर्फ बजट डिस्कस करने का। तो ऑप्शन थर्ड भी गलत हो गया, तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव पावर टू डिस्कस द बजट। 1861, 1892, 1909 और 1919। तो हमें जो ये जो पावर मिली थी ना बजट को डिस्कस करने की, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 से थी। इंडियन काउंसिल एक्ट ने 1892 जो है उसने इंक्रीज किया था फंक्शन लेजिस्लेटिव काउंसिल का। उसके अलावा जो काउंसिल थी ना उसको पावर मिल गई थी, बजट को डिस्कस कर सकता है, बट पावर वोट करने की नहीं थी। द एक्ट परमिटेड एड्रेसिंग क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव विथ प्रायर नोटिस 6 डे, बट द पावर टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये नहीं दी गई थी, ये पावर बाद में दी गई है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रिटिश इंडिया। तो ये तो याद ही हो गया होगा, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909, और फादर ऑफ कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन को भी किसको बोलते हैं, लॉर्ड मिंटो को बोलते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 उसने इंट्रोड्यूस किया था एक सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन टू द मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। और सीड ऑफ सेपरेटिज्म डेट इवेंचुअली लेड पार्टीशन ऑफ कंट्री, यहीं से वो सीड बो दिया गया था सेपरेटिज्म का। नेक्स्ट है द एक्ट ऑफ 1909 वॉज एसोसिएटेड विद इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, डिसेंट्रलाइजेशन, डायरकी और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो अभी हमने पढ़ा था ये क्या था, सेपरेट इलेक्टोरेट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज द फेडरल कोर्ट इन इंडिया क्रिएटेड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, नन ऑफ द अबव। इसका ऑप्शन होगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि कब आया फेडरल कोर्ट, कब स्टैब्लिश किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया स्टैब्लिश 1 अक्टूबर 1937 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और सर मॉरिस ग्वेरे जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे, सर मॉरिस ग्वेरे जो थे फर्स्ट चीफ जस्टिस थे फेडरल कोर्ट के। नेक्स्ट है, फेडरल कोर्ट जो इंडिया में स्टैब्लिश किया गया था किस ईयर में, तो वो 1937 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रोविजन आया था और इस्टेब्लिश किया गया था 1937 में। नेक्स्ट है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट सेंट्रल लेवल। एक्ट ऑफ 1909
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहाँ पर क्या किया गया था, जो प्रोविंसेस में डायरकी वो की थी, इंट्रोड्यूस की गई थी, वहाँ से उसको एबॉलिश कर दिया गया और डायरकी कहाँ पे ले आया, सेंट्रल लेवल पे। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। साइलेंट फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस सेंट्रल लेवल, डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी सेंट्रल लेवल पे। प्रोविंशियल डायरकी जो थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में लाई थी, इसको एबॉलिश कर दिया गया था और सेंट्रल सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया था रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ने प्रपोज किया था कि वो सेटअप करेगा ऑल इंडिया फेडरेशन, जिसमें कि प्रोविंशियल और प्रिंसली स्टेट दोनों ही होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उसके अलावा यहाँ पर 2-3 प्रोविजंस और हैं, वो भी देख लेते हैं। जो सुप्रीमेसी है ब्रिटिश पार्लियामेंट की, वो किसके अंडर में रहेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अंडर में रहेगी। बर्मा को सेपरेट कर दिया गया था यहाँ पर 1937 में इंडिया से, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 था उसने एबॉलिश कर दिया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो कि क्रिएट किया गया था 1858 में। और फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था 1937 में, 1 अक्टूबर 1937 को। सर मॉरिस ग्वेर जो थे फर्स्ट चीफ जस्टिस थे। और जो यहाँ पे सेंट्रल बैंक था ना, उसके बाद जो हमारे यहाँ पे सेंट्रल बैंक था, सेंट्रल फेडरल बैंक था, इस्टेब्लिश किया गया था लेटर नोन एज, इसी बाद में नाम दिया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सेटअप डायरकी सिस्टम एट सेंट्रल लेवल, तो अभी हमने पढ़ा था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रिंसिपल फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 द इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस। नेक्स्ट है हमारे पास, ये ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कॉम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। देखो जो सेपरेट कॉम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम था ना, ये 1919 में आया, 9 में आया था, ना कि 19 में। 19 तो उसको एक्सटेंड कर दिया गया था और भी ज़्यादा क्रिश्चियंस और एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस के लिए। तो सेकंड गलत हो जाएगा। डिवॉल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस, हाँ ये ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 1 एंड 3। इसको देख लेते हैं एक बार। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है वो पास किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। इस एक्ट में क्या था, द एक्ट रिफॉर्म रिकमेंडेड इन रिपोर्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एडविन मॉन्टेग्यू द वाइसरॉय लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड। ठीक है, मॉन्टेग्यू जो एडविन मॉन्टेग्यू और वाइसरॉय क्लेम्सफोर्ड ने मिलकर किया था। ये जो एक्ट था प्रोवाइड करता है डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस नोन एज डायरकी। प्रोविंसेस में डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डायरकी का नाम दिया गया था। सब्जेक्ट जो थे दो कैटेगरी में डिवाइड थे, रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड। उसके अलावा जो रिजर्व सब्जेक्ट थे ना, वो क्या बोलते हैं, अंडर प्रोविंशियल गवर्नर के पास रहते थे एंड देयर एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जबकि जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे वर केप्ट अंडर मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस वाज डन इन फॉर्म ऑफ फेडरल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। एज पर क्वेश्चन सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम बीन मुस्लिम इज कंसर्न, द प्रोविजन ऑलरेडी मेड। अभी था ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 इसको एक्सटेंड किया था सिख, यूरोपियन, इंडियन क्रिश्चियन और एंग्लो इंडियंस के लिए। नेक्स्ट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रिफर्स टू डिवीजन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू 2 हाउसेज, इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैविंग 2, और इंट्रोडक्शन डबल गवर्नमेंट का सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट में हैविंग 2 सेट ऑफ रूलर्स, वन इन लंदन एंड अनदर इन दिल्ली, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू 2 कैटेगरीज। तो इसका ऑप्शन होगा डी। इसका ऑप्शन होगा डी। डायरकी जो है डिराइव किया गया था ग्रीक वर्ड डाई आर्की विच मीन्स डबल रूल। इस कंटेक्स्ट में इंडियन हिस्ट्री में जो प्रिंसिपल था ना डायरकी का, वो रिफर्स करता है डिवीजन ऑफ प्रोविंशियल सब्जेक्ट इनटू रिजर्व और ट्रांसफर्ड कैटेगरीज। और कंपेरेटिवली जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते थे वो रिजर्व सब्जेक्ट होते थे, जैसे कि पुलिस, जेल, जस्टिस, फाइनेंस, इरिगेशन वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर, इनको गवर्नर एडमिनिस्टर करता था और उसकी काउंसिल। जबकि जो रिस्पॉन्सिबल लेजिस्लेटिव काउंसिल और जो सब्जेक्ट लेसर इंपॉर्टेंट होते थे वो ट्रांसफर, एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गया, ये एडमिनिस्ट्रेट करते थे गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। नेक्स्ट है हमारा इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द फंक्शन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ट्रीटेड एज रिजर्व सब्जेक्ट। अभी हमने ऊपर पढ़ा था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लैंड रेवेन्यू और पुलिस। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस था, लैंड रेवेन्यू और पुलिस, ये किसके अंडर में आते थे, रिजर्व। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किस में आता था, ट्रांसफर सब्जेक्ट में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 3, 4, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा, तो इसको हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं एक बार।
तो यहाँ पे था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 ने इंट्रोड्यूस किया था डायरेक्टली प्रोविंशियल लेवल पर। और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट था सब्जेक्ट वर सेपरेटेड इनटू टू डिवीजन, एक तो रिजर्व सब्जेक्ट, दूसरा ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर में हमारी क्या क्या आते थे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पब्लिक वर्क, हेल्थ एंड सैनिटेशन, इंडस्ट्रियल रिसर्च, एजुकेशन। जबकि रिजर्व में क्या क्या था, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेस, लैंड रेवेन्यू, फॉरेस्ट, वाटर, लेबर डिस्प्यूट सेटलमेंट, एग्रीकल्चर लोन, पुलिस एंड प्राइजन एटसेट्रा। नेक्स्ट है हमारे पास विच एक्ट इस्टेब्लिश डायरेक्टरी सिस्टम इन द प्रोविंसेस। अभी हमने पढ़ा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है उसे मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते थे, और ये पास किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ताकि वो ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस कर सके रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया में। इसने इंट्रोड्यूस किया था डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम प्रोविंशियल लेवल पर, जिससे सब्जेक्ट डिवाइड हो गए थे रिजर्व सब्जेक्ट में और ट्रांसफर सब्जेक्ट में। वो तो हमने पढ़ी, लेकिन रिजर्व में क्या क्या थे, जैसे कि लॉर्ड और फाइनेंस, लैंड रेवेन्यू रिमेन अंडर डायरेक्ट, ये जो रिजर्व सब्जेक्ट होता था डायरेक्ट कंट्रोल में होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के, उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। जबकि जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे वो लेस इंपॉर्टेंट होते थे, तो इसमें आता था हमारा जो भी एजुकेशन, हेल्थ, पब्लिक वर्क, एग्रीकल्चर वगैरह। तो ये जो था दिस डुअल सिस्टम जो था गवर्नेंस का, उसको हम डायरेक्टली बोलते थे, और इसका मतलब होता है डबल रूल। और ये इंट्रोड्यूस किया, इसके अलावा ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था बाई कैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री। नेक्स्ट है इन इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम। अभी हमने पढ़ा था जस्ट ऊपर कि वो कब आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। अभी फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में है, उसको देख लेते हैं, एक बार याद ही हो जाएगा। इट वॉज कंसिस्ट, देखो बाई कैमरलिज्म का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो था वहाँ पर पहली बार बाई कैमरल इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका मतलब अपर हाउस जिसको नाम दिया गया था काउंसिल ऑफ स्टेट, और लोअर हाउस को नाम दिया गया था लेजिस्लेटिव असेंबली। जो काउंसिल ऑफ स्टेट होते थे ना उसमें 60 मेंबर होते थे, जिसमें मैक्सिमम 20 मेंबर जो थे वो होते थे ऑफिशियल अकॉर्डिंग विद द सेक्शन 18 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और जो लोअर हाउस जिसे हम बोलते थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सेक्शन 19 ऑफ दिस एक्ट के अकॉर्डिंग इसमें ओरिजिनली 140 मेंबर्स थे, इसमें से 100 जो थे वो इलेक्टेड थे और 40 जो थे वो नॉमिनेटेड थे। उसके अलावा ये जो इम्प्लीमेंटेशन था ना 1919 एक्ट का, इसमें प्रोविजन था कि 60 मेंबर जो है इसमें 33 इलेक्टेड होंगे, जो भी 60 मेंबर होंगे 33 इलेक्टेड होंगे और 27 जो है नॉमिनेटेड होंगे। वाइल मेंबर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज, जबकि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या थे, पहले 143 मेंबर हुआ करते थे, फिर उनको और उसमें 102 इलेक्टेड और 41 नॉमिनेटेड होते थे, इसको इंक्रीज़ किया गया और अब हो गया 145, जिसमें 104 इलेक्टेड और 41 नॉमिनेटेड थे। ये नोटेबल था कि एक मेंबर जो है हर एक हाउस में इलेक्ट होगा बेरार आउट ऑफ nominated members due to number of bearer being nominated as a result of election bearer has been included number of elected member in many mentions. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस अ बाईकैमरल लेजिस्लेचर एट सेंटर। तो इसका ऑप्शन जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, मॉन्टेग्यू क्लेम्स फ्रॉम रिफॉर्म इन 1919 रिकमेंडेड ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स टू ऑल द वुमेन अबव द एज ऑफ 21। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गिव वुमेन रिजर्व सीट्स इन लेजिस्लेचर। तो मॉन्टेग्यू क्लेम्स में ऐसा कुछ भी नहीं था, तो फर्स्ट तो गलत है, सेकंड ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो वो था ना कॉमनल सेपरेट इलेक्टोरेट जो था वो एक्सटेंड कर दिया था वुमेंस के लिए भी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, सेकंड ओनली। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। When Britain granted limited suffrage to women, people property holder law did not apply to British citizen, तो वो नहीं अप्लाई होता British citizen in other part of the empire. Despite all India women deputation, जबकि all India women's deputation जो था वो लेड किया गया था सरोजिनी नायडू के द्वारा to एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू, देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इंडियन वुमेन डिमांड वर इग्नोर, उनकी जो डिमांड थी उसको इग्नोर कर दिया गया था मॉन्टेग्यू क्लेम्स रिफॉर्म के द्वारा। दो वुमेन वर नॉट ग्रांटेड, उनको वोटिंग राइट नहीं दिए गए थे, वोटिंग राइट नॉट राइट टू स्टैंड इन इलेक्शन, नहीं उन्हें इलेक्शन में खड़े होने का राइट था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है उसने अलाउ किया था प्रोविंशियल काउंसिल को कि डिटरमाइन कर सकता है इफ वुमेन कुड वोट प्रोवाइडेड दे मेट स्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी इनकम एंड एजुकेशन लेवल होना चाहिए उनका, मतलब वो देखते थे क्राइटेरिया। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो इनकरेक्ट हो गई। स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो उसने एक्सटेंड किया था प्रिंसिपल ऑफ कॉमनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट डिप्रेस क्लास वुमेन और लेबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस टू इंडियन सिविल सर्विसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्रोवाइडेड फॉर अ सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर इंडियन सिविल सर्विस विच वॉज टू बी हेल्ड इन इंडिया। The Indian civil service in 1941, the percentage of Indians was more as compared to Europeans. इसमें दोनों ही सही है, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। अब इसका देख लेते हैं। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट।
फॉलोइंग लॉर्ड मैकुले रिपोर्ट ऑफ द सिलेक्शन कमेटी ब्रिटिश पार्लियामेंट कॉन्सेप्ट मेरिट बेस्ड सिविल सर्विसेज इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस किया गया था 1854 में। फॉर दिस पर्पस जो सिविल सर्विसेज कमीशन था वॉज सेटअप इन लंदन एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन स्टार्टेड इन 1855 इन लंदन इटसेल्फ। फिर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 जिसने सेपरेट एग्जामिनेशन स्टार्ट कर दिया इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए, जो कि हेल्ड होगा इंडिया में, और वो स्टार्ट होता है 1922 से, फर्स्ट इन इलाहाबाद और लेटर दिल्ली में होने लगा। 1941 में जो इंडियन सिविल सर्विसेज था ना, उसमें परसेंटेज जो इंडियन का था वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था कंपेयर्ड ऑफ यूरोपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द सिस्टम ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंसेस विद 120 मेंबर्स वर क्रिएटेड? एक्ट ऑफ 1919, एक्ट ऑफ 1793, एक्ट ऑफ 1909 और चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, एक्ट ऑफ 1919। अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ 1919 the system of chamber of princes with 120 members were created. The chamber of princes was established king emperor George versus proclamation 23 December 1909 after the जब आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 रॉयल एसेंट। ठीक है, द चैम्बर वॉज फॉर्म टू प्रोवाइड, जो चैम्बर है उसने फॉर्म किया था प्रोवाइड करने के लिए एक फोरम इन विच रूलर्स प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया, इसमें रूलर्स जो थे प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया के, वो वॉइस देयर नीड्स एक्सप्रेशन एंड कॉलोनियल गवर्नमेंट। जो एनुअल मीटिंग थी ना, उसका जो एनुअल मीटिंग थी चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की, वो प्रिसाइड की गई थी वाइसरॉय ऑफ इंडिया और एक एडवाइजरी बॉडी हुआ करती थी। द फर्स्ट चांसलर ऑफ चैम्बर वॉज महाराजा ऑफ बीकानेर गंगा सिंह थे। ठीक है, जो फर्स्ट चांसलर थे चैम्बर के वो कौन थे? महाराजा ऑफ बीकानेर गंगा सिंह। नेक्स्ट है, जो द फॉलोइंग इलेक्शंस ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वर हेल्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1926, 1937, 1945। तो इसका ऑप्शन होगा ए एंड सी, दोनों टाइम पे किया गया था। अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या था ना, 1920 और 1945 दोनों में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी वो हेल्ड की गई थी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर द लास्ट इलेक्शन ऑफ इंडियन लेजिस्लेचर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वॉज हेल्ड? अभी हमने पढ़ा था, एक 1926 में हुआ था, दूसरा 1945 में हुआ था। नेक्स्ट है, जो पावर है प्रेसिडेंट की इशू करने की ऑर्डिनेंस इज अ रेलिक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्या हुआ था, ऑल्दो जो कि ब्रिटिश इंडिया वाइसरॉय जो है एम्पावर था उसे ऑर्डिनेंस इशू करने का, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में ही पावर दे दी गई थी, लेकिन जो हमने ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ली है ना प्रेसिडेंट की, वो हमने कहाँ से ली है? वो ली है हमने आर्टिकल 123 सेक्शन 42 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने उसके बहुत सारे प्रोविजंस हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सॉरी, ये द प्रिंसिपल, जो यहाँ पे क्या था, जो प्रिंसिपल था ना कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी का, वो इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। और ये जो एक्ट था ना, इसने एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी दी थी प्रोविंसेस को, प्रोविंसेस में गवर्नर को, एंड ऑफ सेंट्रल इन गवर्नर जनरल बिहाफ ऑफ क्राउन। प्रोविंसेस में गवर्नर के पास थी और सेंटर में गवर्नर जनरल के पास थी, जो कि क्राउन के बिहाफ पे थी। अगला क्वेश्चन पूछा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन था पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, वो कौन से प्लान में था? मॉडली मिंटो रिफॉर्म 1919, मॉन्टेग्यू क्लेम्सफॉर्म रिफॉर्म 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो सेपरेशन ऑफ पावर था ना, वॉज मेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में था। यहाँ पे इसने क्या किया था ना, इसने लेजिस्लेटिव पावर जो थी उसको डिवाइड कर दिया था सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, और रिप्लेस कर दिया था डायरकी को, प्रोविंसेस से हटाकर कहाँ डाल दिया, डायरकी को सेंटर में डाल दिया था। और यहाँ उसके अलावा उन्होंने फेडरेशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया था, बोथ ब्रिटिश एंड इंडियन, जिसमें कि दोनों होंगे, ब्रिटिश भी होंगे और इंडियन और सम प्रिंसली स्टेट भी होंगे। हालांकि इस पार्ट को कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। नेक्स्ट है, वन अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ सेलिएंट फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। द एक्ट प्रोवाइडेड ऑल इंडिया फेडरेशन रेसिडरी सब्जेक्ट वर एलोकेटेड टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, इट मार्क द बिगनिंग ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, इट एबॉलिशेस डायरकी एट प्रोविंशियल लेवल एंड इंट्रोड्यूस इट एट द सेंटर। तो फर्स्ट तो सही है, उन्होंने ऑल इंडिया फेडरेशन किया था, डायरकी को एबॉलिश किया था, प्रोविंसेस में सेंटर में डाल था, ये भी सही है, और यहाँ पर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी, ये भी सही है। लेकिन ये गलत है,
है जो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट है ना वो एलोकेटेड टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर गलत है। रेसिड्यूरी सब्जेक्ट ना गवर्नमेंट के सेंटर के पास होंगे ना प्रोविंशियल के पास, वो गवर्नर के पास या गवर्नर जनरल के पास रह जाएंगे। तो यहाँ पर दिया नाइदर एलोकेटेड सेंट्रल नॉर प्रोविंशियल। रेसिड्यूरी पावर किसके पास रहेंगे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, क्योंकि वो किसी ना तो सेंटर के पास जाएंगे और ना ही वो प्रोविंसेस के पास रहेंगे। तो ये जो था ये फीचर से ये एक सेलिएंट फीचर नहीं था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन ब्रिटिश इंडिया? कैबिनेट मिशन, साइमन मिशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो इसमें ना थोड़ा सा इस क्वेश्चन में बाद में आंसर किया है तो सही हुआ था। वैसे इसका आंसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 होना चाहिए, क्योंकि जो इंट्रोडक्शन था ना वो तो 1919 से ही हो गया था और 1935 में कंप्लीट ऑटोनॉमी दी गई थी। तो एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है ब्रिटिश इंडिया की वो इनिशियली इनिशिएट की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। जो सेंट्रल कंट्रोल था ना प्रोविंसेस का वो रिलैक्स कर दिया गया था और सेपरेट कर दिया गया था सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को। उसके अलावा सेपरेट जो था प्रोविंशियल बजट, उसके बाद उन्होंने क्या किया था ना जो बजट था उसको भी अलग कर दिया था प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से, और पावर दे दी गई थी कि वो इनेक्ट कर सकते हैं अपना खुद का बजट। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उसने फर्दर एक्सटेंड किया था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को, इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है इसका डी होगा। नेक्स्ट है अ फेडरल सिस्टम एंड डायरकी एट द सेंटर वाज इंट्रोड्यूस बाय, ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्योंकि वहाँ पे प्रोविंसेस में जो था वो डायरकी को एबॉलिश करके सेंटर में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा द प्रोविजन फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन वॉज इंक्लूड। तो ये हमने भी पढ़ा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ऑल इंडिया फेडरेशन इस्टेब्लिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर अ फेडरल पॉलिटी इन इंडिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो ये हमें पता है कि जो फेडरल फॉर्म आई थी गवर्नमेंट की वो कहाँ पे थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इंट्रोड्यूस की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन द फेडरेशन इस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रेसिडरी पावर किसके पास में रहेगी? फेडरल लेजिस्लेचर, गवर्नर जनरल, प्रोविंशियल या प्रोविंशियल गवर्नर? तो रहेगी गवर्नर जनरल के पास में। नेक्स्ट है फिर से अगला क्वेश्चन फेडरल सिस्टम प्रपोज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वॉज ऑल इंडिया फेडरेशन, फेडरेशन ऑफ इंडिया, यूनाइटेड इंडिया और इंडियन फेडरेशन? तो वो था फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट एंड परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज अडॉप्टेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? तो यहाँ पर एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री देखो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे रिस्पॉन्सिबल ऑफ लेजिस्लेचर की, ये तो कहा गया था। उसके अलावा यहाँ पे फेडरेशन का भी था और नॉमिनेशन था ऑफिशियल मेंबर का लेजिस्लेचर, ये भी ठीक है। लेकिन जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ये ऐसा कोई परमानेंट फीचर नहीं था उसका। तो इसको एक बार देख लेते हैं। तो इसमें क्या था कि जो प्रोविजन था ना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कंट्री का वो मेंशन नहीं किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। जो डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूशन की वो एक्सेप्ट कर ली गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और वो किसमें किया गया था? अगस्त ऑफर जो 1940 में आया था। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फ्रेम करने के लिए नया कॉन्स्टिट्यूशन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी इंडियंस को कि वो खुद ही कर सकते हैं, और इसके लिए 1942 में ना सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो थे मेंबर ब्रिटिश कैबिनेट के वो इंडिया आए थे एक ड्राफ्ट प्रपोजल लेके ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से वो कैसे फ्रेम करेंगे इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। नेक्स्ट है वाई इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंपॉर्टेंट? ये क्यों इंपॉर्टेंट था? इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट गिव इंडिपेंडेंस टू इंडिया, इट एनविसेज पार्टीशन ऑफ इंडिया और एबॉलिश टू नेटिव स्टेट। तो इसका ऑप्शन ए होगा, ये मेन सोर्स था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स जो से हमने अब यहाँ से अडॉप्ट भी करे हैं। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 वो इंपॉर्टेंट सोर्स था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। बहुत सारे प्रोविजंस थे जैसे कि फेडरल गवर्नमेंट, डायरकी एट सेंटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, ये सब हमने वहीं से लिया है। उसके बाद नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेड टू सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया? तो हम ऊपर पढ़ भी चुके हैं एक्सप्लेनेशन में, वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो बर्मा था सेपरेट कर दिया गया था 1937 में, किसके अकॉर्डिंग? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसका नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो थैंक्स फॉर